जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित यानी कि या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जेम्स जीन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स एंड जेफरीज। जेम्स जीन्स ये इंग्लैंड के खगोल शास्त्री थे। इन्होंने 1919 ईस्वी में, ध्यान रखिए कि 1919 ईस्वी में इन्होंने अपना ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया और इसके ठीक 10 वर्ष बाद अर्थात 1929 में जेफरीज महोदय ने इस जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में संशोधन प्रस्तुत किया। तो आइए देखते हैं कि इनकी परिकल्पना क्या थी, उन्होंने किन चीज़ों को अपनी परिकल्पना में शामिल किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेम्स जीन्स ने माना कि सौरमंडल में का जो निर्माण हुआ वो सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। यानी कि उन्होंने मान लिया कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा उसके एक साथी तारे के संयोग से हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रहों के निर्माण से पहले सूर्य का आकार वैसे ही था जिस प्रकार वर्तमान में सूर्य है। यानी कि उनका मानना था कि सूर्य की जो वर्तमान दशा है ठीक उसी प्रकार उस समय भी जब ग्रहों का निर्माण हुआ तो उस समय भी सूर्य वैसी ही स्थिति में था। सूर्य अपने स्थान पर रोटेशन कर रहा था तथा साथ ही साथ वो परिक्रमण पथ पर भी शामिल था और सूर्य में इसके साथ ही साथ सूर्य में जो है नाभिकीय संलयन की अपक्रिया भी उस समय हो रही थी और नाभिकीय संलयन की अपक्रिया से उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था, उससे प्रकाश और ऊष्मा का संचार हो रहा था। तो और सूर्य इसके साथ ही साथ वो परिक्रमा भी कर रहा था। परिक्रमा किसका करता था? गैलेक्सी में, यानी मंदाकिनी के केंद्र की परिक्रमा कर रहा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी जो परिकल्पना थी कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में सूर्य था, ये सूर्य है, और एक विशालकाय तारा जो कि अपने पथ पर आगे बढ़ रहा था। आगे कहते हैं जेम्स जीन्स, साथी तारा अपने पथ पर तेजी से सूर्य के नज़दीक आ रहा था, यानी कि वो अपने पथ पर बढ़ते हुए सूर्य के करीब आ रहा था। साथी तारा जो था उसका आकार और आयतन, ध्यान रखिए कि साथी तारे का आकार और आयतन सूर्य से बहुत ज़्यादा था, यानी वो बहुत विशालकाय तारा था, जायंट स्टार जिसे कहा जा सकता है। जब साथी तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई। यानी कि जब साथी तारा सूर्य के पास में पहुंचता है तो चूँकि वो काफ़ी विशाल था तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य के आकर्षण शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज़्यादा हो गया, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाएं भाग में उठा। सिगार के आकार वाले इस भाग को उन्होंने फिलामेंट नाम दिया। इसको हम नीचे चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये सूर्य है और सूर्य अपनी जगह पर रोटेशन कर रहा था। इधर से जो विशालकाय तारा था वो अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए आ रहा था और ये जब सूर्य के समीप में पहुंचता है, साथ ही तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आता है, तो उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो है वो सूर्य से ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सूर्य से कुछ पदार्थ निकलना प्रारंभ कर देते हैं और हजारों किलोमीटर लंबा एक सिगार के आकार का रूप ले लेते हैं, जिसे इन्होंने जेम्स जीन्स महोदय ने फिलामेंट का नाम दिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिलामेंट बड़े तारे में जा नहीं सका। जो फिलामेंट निकला, सूर्य से जो पदार्थ निकले जो फिलामेंट का रूप ले लिया, वो अब बड़े तारे में नहीं जा सका, उसमें जाकर नहीं मिल पाया, क्योंकि बड़ा तारा तेजी से गति करता हुआ अपने पथ पर आगे निकल गया। सूर्य एवं साथी तारे के आकर्षण शक्ति के कारण फिलामेंट बीच में मोटा और किनारे पर पतला था। अब चूंकि एक तरफ से सूर्य का आकर्षण शक्ति लग रहा था, दूसरी तरफ विशालकाय तारे का आकर्षण शक्ति लग रहा था, तो ऐसी स्थिति में दोनों तरफ खिंचाव की वजह से किनारे पर फिलामेंट का भाग पतला हो गया और बीच में मोटा हो गया। आगे
अब चूँकि वो सूर्य से बाहर जा चुका था और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जा चुका था, तो पुनः वह सूर्य में भी वापस नहीं आता। तो इससे फिलामेंट क्या करता है, सूर्य की परिक्रमा करने लगता है। सूर्य के अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य से जो ये फिलामेंट निकला, अब चूँकि ये बहुत तेज़ी से गति करता हुआ तारा आगे की तरफ निकल चुका था और इस वजह से या आगे गति करता हुआ तारा आगे निकल जाता है, विशालकाय तारा, तो ये फिलामेंट इसमें जाकर के शामिल नहीं हो पाता है, इसके साथ जुड़ नहीं पाता है, तथा चूँकि ये सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर जा चुका था तो पुनः ये सूर्य में भी नहीं जा पाता है। इसके फलस्वरूप ये क्या होता है कि इस सूर्य के चारों तरफ ये परिक्रमा करने लगता है। अब फिलामेंट सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा करने लगता है तो आगे चल कर के फिलामेंट धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होता है। ठंडा होने के क्रम में वो सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है और सिकुड़ने के फलस्वरूप धीरे धीरे फिलामेंट में क्या होता है, दरारें पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं और आगे चल कर के ये जो फिलामेंट था ये 9 भागों में टूट जाता है। इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि जेम्स जीन्स अपने जो उनकी परिकल्पना थी, उन परिकल्पनाओं को इस चित्र के माध्यम से पुनः हम एक बार रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। जेम्स जीन्स का मानना था कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य, ये सूर्य है और एक अन्य तारे के संयोग से हुआ एक दूसरा तारा है। अब उनका ये मानना था कि ग्रहों के निर्माण के पहले सूर्य वैसा ही था जैसे आज की स्थिति में है, यानी सूर्य में अपनी जगह पर रोटेशन कर रहा था, साथ ही साथ वह मंदाकिनी की परिक्रमा भी कर रहा था और उसमें नाभिकीय संलयन की अवक्रिया हो रही थी, जिससे ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। तो सूर्य की जो वर्तमान स्थिति थी ठीक उसी प्रकार से सूर्य था और जो साथी तारा था वो अपने पथ पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। ये साथी तारा सूर्य के नज़दीक आ रहा था। ऐसी स्थिति में साथी तारा जब परिक्रमा पथ पर तेजी से सूर्य के नज़दीक आ रहा था तो साथी तारा चूँकि आकार और आयतन में सूर्य से काफ़ी बड़ा था, तो जब वह सूर्य के नज़दीक पहुंचता है तो सूर्य के नज़दीक पहुंचने के क्रम में उसका जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इस साथी तारे की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो सूर्य की आकर्षण शक्ति से ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार जो है सूर्य के बाएं भाग से उठता है। ये निकलना प्रारंभ हो जाता है, सूर्य से कुछ पदार्थ निकल करके बाहर आना शुरू होते हैं, सिगार के आकार के होते हैं, जिसको जेम्स जीन्स ने फिलामेंट का नाम दिया। इसे उन्होंने फिलामेंट कहा और इसके बाद ये जो फिलामेंट है ये सूर्य से बाहर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भी बाहर जा चुका था और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के बाद वो चूँकि जो फिलामेंट था ये जो बड़ा तारा था, बड़े तारे में की तरफ जा रहा था, लेकिन बड़ा तारा अपनी पथ पर तेज़ी से आगे निकल जाता है और ऐसी स्थिति में ये फिलामेंट इस बड़े तारे में जाकर के नहीं मिल पाता है और चूँकि ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से भी बाहर निकल चुका था फिलामेंट, तो ये पुनः सूर्य में भी जाकर के वापस नहीं मिल पाता है, उससे नहीं जुड़ पाता है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि सूर्य एवं साथी तारे का जो आकर्षण शक्ति था, इस कारण से क्या होता है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि एक तरफ इस बड़े तारे का आकर्षण शक्ति लग रहा है, एक तरफ सूर्य का आकर्षण शक्ति लग रहा है, तो फिलामेंट किनारे पर पतला है तथा बीच में मोटा है। तो इसकी वजह से सूर्य एवं साथी तारे के आकर्षण शक्ति के कारण फिलामेंट बीच में मोटा है तथा किनारे पर पतला है। आगे अब जब यह फिलामेंट साथी तारे में नहीं मिल पाता है तो ये क्या करता है, सूर्य का परिक्रमा प्रारंभ कर देता है। ये फिलामेंट सूर्य का परिक्रमा प्रारंभ कर देता है और सूर्य के परिक्रमा करने के क्रम में ही ये होता है कि ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो जाता है और ठंडा होने के फलस्वरूप ये धीरे धीरे संकुचित होता है
और संकुचित होने से इसमें दरारें पड़ना प्रारंभ होती हैं और दरारें पड़ करके ये आगे चल करके हम देख रहे हैं जैसा कि चित्र में ये 9 भागों में टूट जाता है और 9 भागों में टूट करके इसी से 9 ग्रहों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, इस परिकल्पना के माध्यम से जेम्स जीन्स ग्रहों का क्रम व आकार को समझाने में सफल रहे। यानी कि जो फिलामेंट सूर्य की परिक्रमा कर रहा था उसके माध्यम से जेम्स जीन्स जो है ग्रहों के क्रम यानी कि ग्रहों का जो छोटे छोटे ग्रह किनारे पर और बड़े ग्रह बीच में हैं उसको और उसके आकार को समझाने में ये सफल रहते हैं। ग्रहों सूर्य से जो निश्चित ज्वारीय फिलामेंट था वो बीच में चूंकि चौड़ा था, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि ये बीच में चौड़ा है और किनारों की तरफ ये पतला था। इस प्रकार जब फिलामेंट के टूटने से जो ग्रहों का निर्माण हुआ तो बड़े ग्रह क्या हुए, ये बीच में हो गए। ये बृहस्पति है, ये शनि है। तो जो बड़े ग्रह थे वो कहाँ पे बने, वो बीच में बने और जो छोटे ग्रह थे वो किनारों पर बने। ग्रहों का यह क्रम वर्तमान सौरमंडल के ग्रहों से पूर्णतः सामंजस्य रखता है, यानी उसे सामता रखता है। और सूर्य की ओर से प्रारंभ करने पर बुध ग्रह सबसे पहले और सबसे बाद में देखा जाए तो प्लूटो ग्रह सबसे बाद में आता है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जब ये परिकल्पना जेम्स जीन्स ने अपनी परिकल्पना दिया था तो उस समय ग्रहों की संख्या 9 ही माना जाता था। बाद में प्राग में एक सम्मेलन होता है खगोल शास्त्रियों का और 2006-7 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाता है। तो इस समय जो जेम्स जीन्स ने परिकल्पना दिया उन्होंने कहा कि 9 ग्रहों का इस निहारिका से यानी कि जो ये फिलामेंट निकला इस फिलामेंट से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। अब इनकी आलोचना को देखते हैं। आलोचकों का मानना है कि अंतरिक्ष में तारों की पारस्परिक दूरियां बहुत अधिक हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष में तारे हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं और उनके इतना निकट आने की संभावना नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से बहुत बड़ी मात्रा में द्रव्य राशि फिलामेंट के रूप में अलग हो जाए। यानी कि जो विद्वानों का मानना है कि चूँकि ब्रह्मांड में जो तारे हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं और वो इतने नज़दीक नहीं आने की संभावना उनकी नहीं है कि किसी एक तारे के प्रभाव से सूर्य से इतनी बड़ी मात्रा में फिलामेंट निकल सके। दूसरा, जिस विशाल तारा से सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन हुआ वह तारा पुनः कहाँ चला गया, यानी कि जो ये विशाल तारा था वो गया कहाँ, इसके बारे में जेम्स जीन्स जो है अपने विचार को नहीं देते हैं। साथ ही ग्रहों एवं सूर्य के पदार्थ में भिन्नता है, क्योंकि अगर सूर्य से अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ है तो ग्रहों के जो पदार्थ हैं और सूर्य के जो पदार्थ हैं उसमें समानता होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सूर्य में जैसा कि हम जानते हैं उसमें नाभिकीय संलयन की अवक्रिया हो रही है, उसमें हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा ज़्यादा है। वहीं विभिन्न ग्रहों में पदार्थों की मात्रा भिन्न भिन्न है। फिर जो विशाल तारा था कब सूर्य के नज़दीक से होकर गुजरेगा, क्योंकि इन्होंने जेम्स जीन्स ने कहा कि जो विशाल तारा था वो अपने पथ पर परिक्रमा कर रहा है। अपने पथ पर जब परिक्रमा कर रहा है तो वो विशाल तारा कब घूम करके पुनः सूर्य के नज़दीक आएगा। तो इसके बारे में जेम्स जीन्स कोई अपना समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। अब आगे देखते हैं कि जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना थी उस परिकल्पना में संशोधन 1929 में जेफरीज द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि 1929 में जेफरीज ने इसमें संशोधन प्रस्तुत किया। जेम्स जीन्स ने जो अपनी परिकल्पना दिया था वो 1919 में दिया था। उसके 10 साल बाद जेफरीज महोदय के द्वारा उसमें संशोधन किया गया। तो उन्होंने क्या संशोधन किया उसको आइए हम देखते हैं। जेफरीज ने बताया कि ब्रह्मांड में 2 नहीं बल्कि 3 तारे थे। जैसा कि जेम्स जीन्स ने कहा था कि ब्रह्मांड में प्रारंभ में 2 तारे थे, लेकिन जेफरीज ने कहा कि ब्रह्मांड में 2 नहीं 3 तारे थे। एक तो सूर्य और उसके 2 साथी तारे। सूर्य के दोनों साथी तारे एक ही सीध में तथा
एक दूसरे के दिशा में एक ही पथ पर अग्रसर थे। यानी कि जो सूर्य के जो दोनों साथी तारे थे वो एक ही सीध में, एक ही पथ पर, एक दिशा में अग्रसर थे, और इसके कारण इन दोनों में आगे चल कर के एक टक्कर होता है। टक्कर जब हो जाता है तो दोनों के आपसी टकराव के फलस्वरूप कुछ पदार्थ टूटकर अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। जब दोनों तारे आपस में टकराते हैं, टकराने के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ होते हैं वो टूट करके अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं। बिखरे हुए पदार्थों को सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से आकर्षित कर लिया। अब जो पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर गए थे, उन पदार्थों को सूर्य अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको आकर्षित करता है, और कालांतर में इन्हीं पदार्थों से ग्रहों का निर्माण होता है। यानी कि उन बिखरे हुए पदार्थों से आगे चलकर के ग्रहों का निर्माण होता है। ऐसा जेफरीज महोदय कहते हैं। दोनों साथी तारे टकराने के परिणाम स्वरूप उससे उत्पन्न शक्ति यानी ऊर्जा से अंतरिक्ष में अन्यत्र कहीं दूरस्थ स्थान पर चले गए। यानी जब दोनों तारे आपस में टकराए और टकराने के परिणाम स्वरूप जो उससे ऊर्जा उत्पन्न हुआ, यानी एनर्जी जो उत्पन्न हुआ, उसके वजह से अंतरिक्ष में अपने मूल पथ से भटक करके कहीं अन्यत्र दूसरे स्थान पे ढकेल दिए गए या दूर चले गए। आइए इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जेफरीज महोदय ने कहा कि ब्रह्मांड में प्रारंभ में 2 नहीं 3 तारे थे। एक तो सूर्य था, ये सूर्य हो गया, और 2 साथी तारे, सूर्य के 2 साथी तारे थे, एक तारा ये और दूसरा तारा ये। दोनों तारे जो है एक दूसरे के आमने सामने एक ही पथ पर गति कर रहे थे। यानी कि ये तारा इधर की तरफ आ रहा था, ये तारा इधर की तरफ आ रहा था, यानी, और इसके फलस्वरूप जो दोनों तारे एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। अब जो सूर्य था, सूर्य अपनी जगह पर रोटेशन भी कर रहा था, साथ ही साथ वह मंदाकिनी के केंद्र का परिक्रमा भी कर रहा था, और ये दोनों जो साथी तारे थे ये अपने पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि ये दोनों साथी तारों का जो पथ था एक था, और आगे चल कर के इन दोनों साथी तारों में जो है जब आगे ये आते हैं तो ये दोनों साथी तारे, ये यहाँ पहुँचता है, ये यहाँ पहुँचता है, दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाता है। और जब टकराव उत्पन्न होता है तो टकराव उत्पन्न होने के फलस्वरूप इसमें से बहुत सारे पदार्थ जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके बिखर जाते हैं, और वो बिखरे हुए पदार्थ, जैसा कि यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं, इन बिखरे हुए पदार्थ को जो है सूर्य कहीं ना कहीं अपने गुरुत्वाकर्षण के फलस्वरूप आकर्षित करता है। क्योंकि ये जब दोनों आपस में टकराते हैं तो टकराने के फलस्वरूप ये अंतरिक्ष में कहीं अन्यत्र दूर चले जाते हैं। ये अपने मूल पथ से भटक करके कहीं दूर चले जाते हैं, क्योंकि जब इसमें टकराव उत्पन्न होता है तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, और ऊर्जा उत्पन्न होने के फलस्वरूप ये अपने पथ से कहीं दूर अंतरिक्ष में जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उसकी वजह से ये दूर ढकेल दिए जाते हैं। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 2 4 व्हीलर हैं और एक इधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, और दोनों की गति मान लेते हैं कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये दोनों कारें एक दूसरे की तरफ तेज़ी से सड़क पर आकर के आमने सामने अगर इन दोनों में टकराव उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि टकराव उत्पन्न होने के फलस्वरूप, जब टकराव उत्पन्न होगा तो टकराने के फलस्वरूप इसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। और आप जैसा देखते हैं कि जब कई बार सड़कों पर एक्सीडेंट होता है, चाहे 2 बाइक हो आमने सामने भिड़ जाएं या 2 कारें आमने सामने भिड़ जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये दोनों कारें सड़क से कहीं ना कहीं ये छिटक करके दूसरी जगह पर जाकर गिरती हैं। क्योंकि जब टकराव उत्पन्न होता है इतनी ज़्यादा गति के फलस्वरूप, तो जब इनमें टकराव होता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होने के फलस्वरूप ये दोनों कारें एक सड़क से कहीं दूर जाकर के गिर जाती हैं। और जब टकराव उत्पन्न होता है तो उनमें से बहुत कुछ पदार्थ जो है वहाँ पे जब टूटते हैं तो वहीं पर वो गिर जाते हैं। तो
वही स्थिति यहाँ पे होती है, ये तारा इधर की तरफ आ रहा था, ये तारा इधर की तरफ जा रहा था, और ऐसी स्थिति में जब दोनों तारों में टकराव उत्पन्न होता है आगे आकर के, जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो टकराने के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऊर्जा उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप ये अंतरिक्ष में कहीं दूर चले जाते हैं, धकेल दिए जाते हैं, और इसमें इसके जो मलबा होते हैं वो टूट करके, जो आपस में टकराने के फलस्वरूप जो मलबा छोटे छोटे कण टूटे, उन कणों को सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन ये पृथ्वी जो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल मूल क्षेत्र है वो सूर्य तक पहुंच नहीं पाते हैं, बल्कि ये सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब ये परिक्रमा करना प्रारंभ कर देते हैं तो होता क्या है कि इससे आगे चल करके इनमें संकुचन प्रारंभ होता है, और संकुचन प्रारंभ होने के परिणाम स्वरूप जब ये सिकुड़ने लगते हैं तो इनमें दरारें पड़ने लगती हैं, और दरारें पड़ने के बाद इससे ग्रहों का निर्माण होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो दोनों विशाल, इसकी जो सूर्य और दोनों विशाल तारे के आपसी टकराव के परिणाम स्वरूप, जैसा कि जेफरीज कहते हैं कि इससे सौरमंडल की उत्पत्ति होती है, ग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो इसकी कुछ आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं को देखते हैं। जेम्स जीन्स के द्वारा, जो जीन्स द्वारा प्रतिपादित तथा जेफरीज द्वारा संशोधित एवं परिवर्धित ज्वारीय परिकल्पना को बहुत समय तक समर्थन प्राप्त होता रहा तथा लोगों में इसके प्रति अधिक विश्वास हो गया, परंतु पिछले कुछ दशकों में इस विचारधारा की कटु आलोचना भी की गई। जो प्रमुख आलोचना हुई वो कुछ इस प्रकार है कि सौरमंडल का इतना विस्तार कैसे हुआ। पहली चीज़, जो सौरमंडल है इसमें इतना ज़्यादा विस्तार कैसे पाया गया, और विभिन्न ग्रहों के मध्य जो रिक्त स्थान है, जो ग्रहों के मध्य के बीच की दूरियां हैं, वो दूरियां इतना ज़्यादा कैसे हैं। इस चीज़ को इस परिकल्पना के द्वारा जेफरीज महोदय, यानी कि ग्रहों के मध्य की जो रिक्त स्थान है वो इतना अधिक क्यों है, इस पर जेम्स जीन्स कोई ठोस प्रत्युत्तर नहीं दे पाते हैं, या इस चीज़ को वो समझाने में असमर्थ रहते हैं। साथ ही साथ ग्रह हैं वो अधिक कोणीय गति, जो इसमें कोणीय गति है, जो एंगुलर मोमेंटम उसमें पाया जाता है, उन ग्रहों में जो एंगुलर मोमेंटम वो है उसका आविर्भाव कैसे हुआ, इसको स्पष्ट रूप से जेम्स जीन्स और जेफरीज जो है सही से समझा नहीं पाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।